तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये BH BV एंगल ऑफ डिप ये सब हम लोग जानते हैं। शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन अपना। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द प्लेन इन विच एक्चुअल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, और ये वो प्लेन होता है जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन को कंटेन करता हुआ प्लेन होता है। तो वो तो आपको मालूम है भाई। इट मीन्स अभी के लिए तो यही समझना है, मैग्नेटिक मेरिडियन ही वो प्लेन है जिसमें एक्चुअली अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है तो ये वाला वर्टिकल प्लेन यही मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ये वाला वर्टिकल प्लेन नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन होता है। वर्टिकल प्लेन मतलब अर्थ के सरफेस पे वर्टिकल, ये वर्टिकल प्लेन है कंटेनिंग दीज 3 पॉइंट्स। वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन या प्लेस ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है भाई। तो शॉर्ट बार मैग्नेट को हम लोगों ने मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, मतलब जिधर नॉर्थ है उधर ही हमारा इस बार मैग्नेट का भी नॉर्थ पॉइंट कर रहा है। तो ठीक है भाई, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ उधर ही पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे समझ ले भाई, ये है तुम्हारा बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल दिखा दे रहा हूँ बार मैग्नेट के बदले में। तो ये है मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है वो हमारा उधर ही है जिधर हमारा इसका अर्थ का नॉर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है। तो यही हमारा नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हमारा बार मैग्नेट है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। समझो ये है नॉर्थ और ये है समझो साउथ, साउथ है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। नॉर्थ की तरफ ही हमारा इस बार मैग्नेट का भी नॉर्थ है। ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट्स आर फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नेट ऑन द ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। मिडिल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम लोग करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका मतलब ये वाला ईस्ट होगा और इधर वाला वेस्ट होगा। तो इस वेस्ट में 30 सेंटीमीटर पे न्यूट्रल पॉइंट मिले, ये कह रहा है न्यूट्रल पॉइंट्स आर फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नेट ऑन द ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज क्लोज टू, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये निकालना है। क्वेश्चन ही कम समझ में आता है बच्चों को इसमें। तो भैया न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जब बार मैग्नेट डिस्कस कर रहे थे। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसने कैंसिल कर दिया है BH को, BH के इक्वल एंड अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस कर दे तो वो न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। मीन्स हॉरिजॉन्टल में नेट फील्ड जीरो रहेगा, हॉरिजॉन्टल में नेट फील्ड जीरो रहेगा। फॉर एग्जांपल समझो, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसका BH है। ठीक है भाई, BH है यहाँ पे। तो ऐसा कोई मैग्नेट लाएं या कुछ लाएं जिसके चलते कि किसी पॉइंट पे जो भी BH है उसके इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस कर दें, एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस कर दें। अगर ये 5 टेस्ला का है तो ये भी 5 टेस्ला हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट BH जीरो हो जाएगा। नेट BH क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नेट BH जीरो हो गया तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि ये यहाँ पे हमारा कंपास निडल न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं इधर जाने का टेंडेंसी, नहीं इधर जाने का टेंडेंसी। ऐसे अभी कंपास निडल रखोगे तो कंपास निडल ऐसे अलाइन कर देगा भाई, जिधर हॉरिजॉन्टल है BH उधर अलाइन हो जाएगा, उधर अलाइन कर देगा ये। लेकिन जितना इधर नॉर्थ है, अगर 0.2 टेस्ला है तो 0.2 टेस्ला इधर भी अगर मैं किसी भी दूसरे मीन से एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर दूं तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है हॉरिजॉन्टल में कोई भी नेट फील्ड ना रहे, वर्टिकल हो जाए कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल में नहीं होना चाहिए। कंपास निडल हमारा जो कंपास निडल होता है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री होता है मूव करने के लिए, कंपास निडल, वो कंपास निडल कंफ्यूज हो जाए कि भैया किधर दिखाना है,
तो कंपास नीडल हमेशा BH को दिखाता है। BH मतलब हॉरिजॉन्टल नेट फील्ड है, उसी डायरेक्शन को दिखाता है ये। तो हॉरिजॉन्टल नेट फील्ड कैसे दिखाएंगे? अगर इधर था अर्थ का तो दिखाता था भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का था। लेकिन अगर दूसरे एक्सटर्नल फील्ड से हमने उतना ही अपोजिट में प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ नेट हॉरिजॉन्टल 0 हो गया। वर्टिकल है तो वर्टिकल से थोड़ी ये डिफ्लेक्ट करेगा, वर्टिकल से इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा, जो होगा हॉरिजॉन्टल से, और हॉरिजॉन्टल बचा ही नहीं क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल था उतना इसने कैंसिल कर दिया एक्सटर्नल से। तो मेन यही चीज़ होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हमने याद दिला दिया तुम्हें। और न्यूट्रल पॉइंट का ज़रा ध्यान देना, और इसकी बात थोड़ा सा मैं तुम्हें याद दिला दूँ न्यूट्रल पॉइंट के रिगार्डिंग। और भी बात तुम्हें याद दिलाता हूँ कि अगर ये नॉर्थ है, ध्यान देना भाई, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ है, ठीक है। अगर मैं मैग्नेट ऐसे रख दूं, नॉर्थ इधर और साउथ, जैसे कि ये रखा है, समझो कि टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं। अगर ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर इधर नॉर्थ डायरेक्शन है और मैग्नेट भी हमारा उधर ही है, ये मैग्नेट भी उधर ही है। हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ना उधर ही ये मैग्नेट है, ऊपर देख रहे हैं। तो जिधर हॉरिजॉन्टल फील्ड है, समझो कि क्लासरूम में हॉरिजॉन्टल में फील्ड है, क्लासरूम में हॉरिजॉन्टल में फील्ड है, और सीलिंग के ऊपर से देख रहे हैं कि अच्छा हॉरिजॉन्टल फील्ड है, हाँ भाई मैग्नेट भी उसी डायरेक्शन में है, हाँ भाई ऐसे है। तो इसका जो फील्ड होगा वो तो ऐसे चलेगा भाई, इसका फील्ड तो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो जब ऐसा फील्ड होगा, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे देखो कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो ऐसा ही केस है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है जिधर नॉर्थ है उधर ही हमने मैग्नेट रखा है। शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ऐसे, और विद नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ही नॉर्थ पोल भी रखा है इसका। तो इस कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है इधर इक्वेटोरियल लाइन पे होता है। देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो BH है, ये वाला जो BH दिखा रहे हैं, उसको कैंसिल कराना होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ऐसे, नॉर्थ से निकल रहा है, ये नॉर्थ है भाई, ऐसे। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड है, यहाँ जाएंगे तो भी ये ऐसे करके इस डायरेक्शन में फील्ड है, यहाँ जाएंगे तो भी इधर फील्ड आएगा भाई, लेकिन फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस तरह से चलते हैं फील्ड ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ फील्ड का कैंसिल करने वाला न्यूट्रल पे ही मिलेगा, इसके एक्सियल, इसका इक्वेटोरियल पे मिलेगा, एक्सियल पे नहीं मिलेगा। एक्सियल पे तो इसी डायरेक्शन में फील्ड होगा इसका, एक्सियल पे इसी डायरेक्शन में, इसलिए कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, इसलिए एक्सियल पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मैग्नेट को उल्टा कर देते तो एक्सियल पे मिलता। ऐसे है, जिधर नॉर्थ है उधर ही नॉर्थ है, तो ये इक्वेटोरियल पे ही बन रहा है कंडीशन। तो कहाँ नल पॉइंट मिलेगा भाई? नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो नल पॉइंट वहाँ मिलेगा जहाँ पे अर्थ का जो BH है उतना ही हमारा बार मैग्नेट का भी BH हो जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड हो जाए। बार मैग्नेट का फील्ड यहाँ इतना इधर, और यहाँ पे अर्थ का BH इधर, कैंसिल हो जाएगा, तभी ये काम हो पाएगा, कैंसिल होगा तभी ये काम बन पाएगा। इसलिए मैं इक्वेटोरियल वाला इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेटोरियल पे R डिस्टेंस पे जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर पे इसको नल पॉइंट मिला है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट निकालना है। क्वेश्चन देख लो भाई, न्यूट्रल पॉइंट्स आर फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नेट ईस्ट वेस्ट लाइन। ईस्ट वेस्ट लाइन ये ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ है ये, साउथ है ये, इस तरह से नॉर्थ साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इधर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे मैग्नेट रखा है, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ 30 सेंटीमीटर पे मिल रहा है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये इसके लिए क्या होगा भाई? तो इक्वेटोरियल लाइन होगा, ठीक है। इस तरह से मिला है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, और यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिला है। इसका मतलब सिंपल हो गया कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है, इक्वेटोरियल टू द मैग्नेट जो होता है, उतना जितना फील्ड ये है उतना ही हमारा BH है। इक्वल एंड अपोजिट है, काउंटर बैलेंस्ड है, इसलिए तभी नेट जीरो होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है नेट हॉरिजॉन्टल में फील्ड, नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड शुड बी इक्वल टू 0।
तो ये तभी होगा जब ये है, और ये जब है तो तुम्हें पता है भाई मैग्नेट का इक्वेटोरियल पे क्या बनता है, तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर क्यू, याद होगा, क्योंकि एक्सियल पे होता है 2m बाई आर क्यू, इक्वेटोरियल पे होता है m बाई आर क्यू। दिस शुड बी इक्वल टू कितना, तो जितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि दिया हुआ है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 3.6 × 10⁻⁵, तो ये है 3.6 इंटू 10⁻⁵, ये है, और म्यू अपॉन 4 पाई ये तो है हमारा 10⁻⁷। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू याद रखना है और ये निकालना है, और ये 30 सेंटीमीटर मीन्स 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसका क्यूब करेंगे, सॉल्व कर देंगे, m का वैल्यू हमें निकाल लेने। तो भैया जब r पता है, BH पता है, म्यू अपॉन 4 पाई नोन है, तो क्या m नहीं निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ही तो निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहा था मैग्नेटिक मोमेंट निकालो भाई, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो भैया ऐसे काम कर लेंगे। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ही होता है यही। तो अब जरा देखो इसका आंसर में, एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन पे बी मैग्नेट जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट है इसलिए। सो बाई इक्वेटिंग देयर मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वेट करें तो इक्वेटोरियल पे होता है म्यू अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यू, दिस शुड बी इक्वल टू BH जो कि दिया है 3.6 10⁻⁵, और वैल्यू रख देंगे भाई। तो यूनिट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ रख दिया, आर क्यू मतलब 3 × 10⁻2 था, उसका क्यूब करेंगे, 30 सेंटीमीटर था इसलिए 0.3 मीटर हो गया, क्यूब किया, m का वैल्यू निकाल लेंगे, m का वैल्यू आ गया, इस तरह से मिल जाएगा। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, क्यों भाई, कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से निकाल लेंगे। बोलो भाई क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया कि न्यूट्रल पॉइंट पे जो भी BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सटर्नल फील्ड से उसको कैंसिल कराते हैं, तभी हमें नल पॉइंट मिलता है। इसलिए एक्सटर्नल फील्ड किसी तरह से BH को कैंसिल करने पड़ेंगे। हमने मैग्नेट रखा और उससे हमें मिला भाई कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे 30 सेंटीमीटर पे ये हमारा काउंटर बैलेंस हो रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू इक्वेट किया और इससे सॉल्व करके निकाल लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो एकता क्लियर है, एकता क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ और अब जरा आगे बढ़ा जाए। न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अगर किसी का छूटा होगा अपने आप वीडियो से कवर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। चलो एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देखा जाए। ये डाउट है इस CBSE बेस्ड NCERT टर्म 1 के बुक का, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस का डाउट है। द इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.4 गॉस। 0.4 गॉस, देखो भाई 0.4 गॉस, गॉस का मतलब होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। गॉस का मतलब 1 गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.4 गॉस, ठीक है। देन इट्स डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटर इज, इसका डाइपोल मोमेंट चाहिए। मतलब क्या समझे, मतलब ये कि अर्थ है, इसका भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और तुम्हें पता है कि इसका मैग्नेटिक इक्विवेलेंट हम लोग समझते हैं ये, और इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है भाई, बिल्कुल निकलता है, और ऐसे हम लोग देखते थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, इसके इक्वेटर पे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को बोलेंगे इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड। ये इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, तो ये इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.4 गॉस है, 0.4 गॉस, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटर, इट्स डाइपोल मोमेंट बताने। इट्स डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया, इट्स डाइपोल मोमेंट का मतलब अर्थ का डाइपोल मोमेंट। थोड़ा क्लियरिटी इस क्वेश्चन में रहना चाहिए था। अर्थ का जो मैग्नेट रखा है ना, इसका डाइपोल मोमेंट चाहिए, इसका डाइपोल मोमेंट चाहिए,
इसी का इतना हाई वैल्यू का होता भी है 10⁻23। मैं तो ऑप्शन देख के भी पता लग रहा है मुझे कि 21, 23 इतना वैल्यू ज़्यादा पावर का होता है। अर्थ पे जो मैग्नेट इमेजिनरी समझते हैं ना, इक्विवेलेंट मैग्नेट ऑफ अर्थ, कि इसके सेंटर पे इतना बड़ा मैग्नेट इमेजिन करना है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतने बड़ा पावर का होता है। तो यही मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हैं तुम्हें। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था देन इट्स डाइपोल मोमेंट, यानी कि अर्थ का डाइपोल मोमेंट क्या है वो बताना चाहिए। इक्वेटर पे फील्ड दिया हुआ है इसका, इक्वेटर पे। तो देखो भाई, जो भी इसका मैग्नेट होगा उसका तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। ध्यान देना, ये एक्सियल लाइन है तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन पे रेडियस ऑफ अर्थ पता है तुम्हें 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। तो इससे ये समझो इतना बड़ा जायंट मैग्नेट है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे 6400 किलोमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू, ये जो है वैल्यू वो कितना है भाई, तो ये है इसके लिए इक्वेटोरियल पे, तो μ0/4 पाई इक्वेटोरियल पे होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाई RQ। तो ये R है। अब इससे तुम्हें निकालना है ये वैल्यू कितना दिया हुआ था भाई, तो ये वाला वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 0.4 गॉज, मीन 0.4 इंटू 10⁻⁻4 SI में। अब यहाँ से तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये वाला वैल्यू हो गया 10⁻⁻7 इंटू ये मैग्नेटिक मोमेंट, और ये है RQ। तो RQ का वैल्यू R है 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका क्यूब करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻4। ये है भैया। अब यहाँ से तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेने होंगे। यहाँ से तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट था अर्थ के सेंटर पे इक्विवेलेंटली समझते हैं, उसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड दिया हुआ है। द इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज दिस। इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इक्वेटोरियल लाइन में इस पे चलें, इस पर का फील्ड दिया हुआ है। चलो भाई, तो ये समझ गए भाई। तो इसका हम लोग R सेपरेशन जो है इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे, और उस सेपरेशन पे ये वैल्यू दिया हुआ है, उतना टेस्ला SI में सारा काम करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। 6400 किलोमीटर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, वो यूज़ करेंगे। चलो एक बार आंसर देखते हैं कैलकुलेशन के लिए। चलो हेयर BE अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.4 गॉस, ये है। रेडियस जो 6400 किलोमीटर होता है वो है, तो 6400 किलोमीटर हुआ 10⁻³ करोगे तो 6400 हो जाएगा। ठीक है भाई। BE जो होता है अर्थ का फील्ड, वो μ0/4 पाई m/RQ। m/RQ इक्वेटोरियल पे तो यही होता है, एक्सियल पे होता है तो 2m/RQ, तो m/RQ। तो m का वैल्यू क्या होगा, तो यही होगा भाई μ0/4 पाई, और ये इससे m का वैल्यू निकाल लिए, m का वैल्यू निकाल लिए, सारा वैल्यू रख दिए, निकल जाएगा। पहले ही अपना m निकाल लिया और तब वैल्यू रख रहा है, हम लोग पहले ही वैल्यू रख दिए तब m निकाल लेंगे। बात एक ही है भाई, मेन है कि ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ये माइंड में आया कि नहीं आया ये सोचना है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये माइंड में आना चाहिए कि भैया जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, इससे बात हो गई ख़त्म। यही काम करना था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो एक क्वेश्चन आ गया फिर से, ज़रा देखो। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी इज, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कर लो ट्राई। एंगुलर वेलोसिटी की जैसे ही बात आई तो सीधा सा मतलब यह है कि इसका मतलब कुछ तो रिवॉल्व कर रहा होगा जिसका एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। तो कोई रिवॉल्व कर रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात हो रहा है, इट मीन्स सम चार्ज इज रोटेटिंग, उसी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात होगी भाई तब तो। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है भाई। तो रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका चार्ज के रोटेट करने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने पे जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उनमें क्या रिलेशन है, तो ये समझा जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, कोई भी रिवॉल्विंग है
तो NIA मैग्नेटिक मोमेंट तो ये होता है कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, तो एनी चार्ज अगर रोटेट कर रहा हो इस तरह से, ये सेंटर है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ लूप तो एक ही है भाई। करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू चार्ज अगर रोटेट कर रहा है तो Q/T, क्योंकि ये एवरी T टाइम के बाद Q चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। सो करस्पॉन्डिंग करंट का जो वैल्यू होगा चार्ज डिवाइडेड बाई T मीन्स चार्ज अपॉन फ्रीक्वेंसी, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम लोग, ये सब किया था हम लोगों ने। और एरिया कितना भाई, तो πr²। एरिया क्या होगा, तो अगर r रेडियस है तो πr² ये एरिया होगा। तो ये बन गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट को कह रहा है कि ओमेगा के टर्म में बताओ भाई, ओमेगा में क्या रिलेशन है। तो ठीक है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट को ओमेगा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये तो 1 है, ये Q/T है, Q है, πr² है, इसमें तो ओमेगा नहीं छुपा हुआ रहेगा πr² में। T में, हाँ T में छुपा हुआ रहेगा। T होता है 2π/ω। अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा भाई, तो टाइम पीरियड होगा 2π/ω। तो इसलिए इसमें ओमेगा छुपा हुआ है, हमने उसको निकाल दिया। निकलो बाहर भाई। तो इससे क्या पता लगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो Q/r² डिवाइडेड बाई 2π इंटू ओमेगा है। और ये सारे तो भाई किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी के लिए कांस्टेंट हो गया। रिवॉल्विंग कोई भी चार्ज रिवॉल्व कर रहा है सर्टेन रेडियस पे, कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ओमेगा के। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा वाला ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेटिंग चार्ज, कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेटिंग चार्ज, रिवॉल्विंग चार्ज Q विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी इसका आंसर देखना चाहेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA, N का वैल्यू 1 है तो I इंटू ए ही लिख दिया, कोई बात नहीं। I इंटू πr², I का वैल्यू Q/T इंटू πr²। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। T को 2π/ω रख देंगे तो ऊपर चला गया ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो भाई ये जल्दी से देखा जाए, ये कुछ बच्चों ने डाउट में भेजा है तो इसको समझ लिया जाए। ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन। इन 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन में करंट कैरिंग लूप रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बी जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अच्छा भाई, A current carrying loop is placed in uniform magnetic field in 4 different orientation as shown in figure. Arrange them in decreasing order of potential energy. अच्छा भाई, पोटेंशियल एनर्जी है U1, U2, U3, U4। पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो याद होगा जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है -P.E, वैसे ही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होता है -M.B। चाहे वो बार मैग्नेट हो या करंट कैरिंग लूप हो, माइनस जो M होता है वो NIA होता है और .B, यानी कि माइनस मैग्नेटिक मोमेंट B cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी -MB cos थीटा ये होता है। इसके बेसिस पे हम लोगों को अब क्या करने पड़ेंगे, तो इसके बेसिस पे निकालने पड़ेंगे कि किस में पोटेंशियल एनर्जी कम है, किस में ज़्यादा। तो M तो भाई सब के लिए I इंटू एरिया, तो सब में करंट तो सेम ही है भाई, सब में सेम करंट है, खाली ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो M सेम, B सेम, इन सब का वैल्यू सेम, बस थीटा इज़ डिफरेंट। तो थीटा इज़ डिफरेंट तो उसके हिसाब से काम करेंगे। जब थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर इधर दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर से मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहे हैं, यूनिट वेक्टर इधर दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में ये तो भाई अपोजिट में है। अपोजिट में है तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ भाई, cos 180 डिग्री मतलब -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गया MB, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है भाई, तो 180 डिग्री, यहाँ पे क्या है थीटा, तो 90 डिग्री। B और एरिया वेक्टर यानी मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया वेक्टर ही मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने पे क्या हो जाएगा भाई,
तो cos 90 डिग्री 0 होता है, 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें हमारा b और इसमें मान लो 60 डिग्री एंगल इस टाइप का है ये, तो 60 डिग्री जैसा है तो माइनस एम बी कॉस 60 डिग्री मीन्स हाफ, दैट इज माइनस एम बी बाई 2 है, माइनस एम बी अपॉन 2 है, माइनस एम बी अपॉन 2 है। ठीक है भाई, अब इसके बेसिस पे हम लोग आगे काम कर लेंगे। ठीक है, तो अब इससे जरा U4 देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देख रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट ये है और ये है B, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ 120 डिग्री जैसा लग रहा है। तो जितना 120 डिग्री होगा भाई तो ये नेगेटिव बनेगा, यानी कि माइनस समझो एम बी और cos 120 डिग्री होता है माइनस हाफ, cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस एम बी बाई 2। तो भैया देखो जितना ऐसे भी एक तो ये वैल्यू निकाल के देखा, और एक ऐसे भी बता सकते हैं कि जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अनस्टेबल होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जितना ज़्यादा एंगल उतना ही ज़्यादा हमारा वहाँ उतना ही हमारा ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है जीरो एंगल, तो जीरो एंगल वाला तो कोई है ही नहीं। ठीक है भाई, तो जीरो जितना कम एंगल होगा फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में उतना ही हमारा कम पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होगा। नहीं समझे, उतना ही कम होगा। देखो जितना कम एंगल उतना ही कम पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये निगेटिव में है माइनस एम बी बाई 2, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो ये माइनस एम बी बाई 2 मतलब ये सबसे कम है, क्योंकि ये निगेटिव में है, ये ज़ीरो है, ये कुछ पॉजिटिव है और ये बहुत पॉजिटिव है। इसलिए सबसे कम क्या हुआ भाई, तो सबसे कम तो ये निगेटिव वाला हुआ, इसलिए थर्ड वाला में सबसे कम। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। तो डिक्रीजिंग करना है तो मैक्सिमम वाला ये 1 है, मैक्सिमम वाला ये है। उसके बाद है भाई पॉजिटिव वैल्यू ये है, पॉजिटिव वैल्यू ये 4 है एम बी बाई 2। तो इसके बाद है हमारा 4, उसके बाद क्या है भाई, तो 0 है यानी कि 2, और उसके बाद क्या है भाई, तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है 3, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये 3 है। तो इस तरह से हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एंगल होगा 180 डिग्री, जितना ज़्यादा एंगल उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा एंगल है ज़्यादा पोटेंशियल। 180 डिग्री पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पी एम बी, पी ई या एम बी, और जितना कम एंगल होगा उतना ही कम पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो माइनस एम बी। लेकिन वो तब होता है जब जीरो एंगल होता है, जीरो एंगल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो जितना जीरो का क्लोज है, तो जितना जीरो का क्लोज सबसे क्लोज तो ये है, इसलिए ये सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी वाला ये थर्ड नंबर है, इसलिए यही हमारा मिनिमम वाला है। 4 में मिनिमम वाला ये है, इन चारों में तो कम से कम मिनिमम वाला ये है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर दिखाना था तो ऐसा दिखाएंगे। बाकी आंसर देख ले। तो इसका कौन सा ऑप्शन भाई मैच किया हमारा, तो 1 4 2 3 मैच कर रहे हैं, 1 4 2 3 मैच कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन हो गया इस तरह से। चलो कोई बात नहीं, इसका देखते हैं हम लोग। तो ये है बी ऑप्शन, ये भी दिखा रहा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा। पहले वाला में पोटेंशियल एनर्जी एम बी आया था, बिल्कुल आया था, फिर 0 आया, फिर माइनस एम बी कॉस थीटा आया, और फिर प्लस एम बी कॉस थीटा आया, जो भी थीटा का वैल्यू, एक में पॉजिटिव आया, एक में नेगेटिव आया, और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। तो अरेंज कर लिया इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह से हम लोगों ने अरेंज कर लिया। तो मेन बात आपको जो समझना था वो आप समझ चुके हैं। जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो देखा सारे कंडीशन में, आप कुछ एंगल ले सकते हो। cos 180 डिग्री दिखा दिया हमने, इसमें 60 डिग्री पे दिखा दिया, ऐसा कर सकते हो वैल्यू ले करके। आप चाहो तो ऐसा बता सकते थे भाई कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो स्टेबल में होता है, मैक्सिमम अनस्टेबल, तो ये तो मैक्सिमम वाला है, तो ये अनस्टेबल है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना ज़्यादा एंगल 180 पे और उधर 0 पे होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम माइनस एम बी होता है, इधर प्लस एम बी है एनर्जी। तो इस तरह से धीरे 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 जितना कम एंगल होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा।
तो ऐसे अरेंज कर लिया। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा, बोल देगा, अभी बता देगा। डाउट है तो, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब ज़रा देखो इस क्वेश्चन को, जल्दी इसको ट्राई किया जाए, जल्दी ट्राई कर लिया जाए भाई इसको। अब क्वेश्चन आ रहा है, देखो, जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग, कर रहा होगा भाई एरोप्लेन, पानी पी पी के ट्राई करना पड़ता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व कर लिए होगे, अभी तक सोच लिए होगे। जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा भाई, जेट एरोप्लेन का मान लो दिया हुआ है स्पीड 450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब यहाँ पे BH जो है वो दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, एंड एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, देन द वर्टिकल कंपोनेंट इज। अच्छा, एंगल ऑफ डिप, इस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप है 30 डिग्री और BH दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब BH दिया हुआ है। तो BH का वैल्यू दिया हुआ है, BH का वैल्यू पता है। तो पूछ क्या रहा है भाई? तो पूछ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, पूछ रहा है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। कोई बात नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में रिलेशन तो ये है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री जो कि एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है भाई 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज BV/BH, इसलिए BV का वैल्यू क्या हो गया भाई? तो ये है BH, BV/BH हुआ tan डेल्टा, तो इसलिए BV का वैल्यू हो गया BH tan 30 डिग्री। सिंपल सी बात है भाई, BH का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। तो बस यही रख देना है 1/√3। तो 4 डिवाइडेड बाई √3 × 10⁻⁻4, 4 डिवाइडेड बाई 1.73, तो 4 डिवाइडेड बाई 1.73 कितना होगा भाई? ये ऑलमोस्ट 2.3 जैसा होगा, 2.3 × 10⁻⁻4 टेस्ला, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 1.7 कर रहे हैं। अगर 1.7 के बदले में 2 होता तब ये 2 बनता, तो उससे थोड़ा कम है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसलिए अभी जो कैलकुलेशन से अंदाज़ा लग गया, ये 3 तो नहीं हो सकता, 4 डिवाइडेड बाई 1.73 करें तो ये नहीं हो सकता। 2.3 × 10⁻⁻4 ये हो जाएगा आंसर। तो ये भैया वेलोसिटी और जेट प्लेन क्यों दिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसका मतलब आ गया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया क्वेश्चन में। भैया सोचो, जैसे ही सोचोगे तो कुछ लोग तो जैसे ही एरोप्लेन, अच्छा एरोप्लेन वाला तो मेरे से होता नहीं था, छोड़ दें ऐसा, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होना। BV निकालने हैं, BH दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिप भी दिया हुआ है, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी आंसर देखना चाहेंगे हम लोग, देखेंगे भाई। गिवन H दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेल्टा ये, तो V = H tan डेल्टा, H tan डेल्टा है भाई, तो 4 × 10⁻³ tan 30 डिग्री मिल गया हमें ये वैल्यू। ठीक है भाई, क्लियर है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A dip circle is at right angle to the magnetic meridian, the apparent dip will be। तो ये क्वेश्चन जिसने पढ़ा होगा वो एक बार में कर देगा। डिप सर्कल राइट एंगल पे है तो हमेशा 90 डिग्री पे इसका रीडिंग आएगा, अपैरेंट डिप 90 डिग्री। लेकिन ये आपके CBSE सिलेबस में नहीं था कि डिप सर्कल और इसमें एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा। एक्चुअली में ये CBSE में नहीं पढ़ाया जाता है, बट दे दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। देखो क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का फील्ड होता है। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझो कि थ्योरी से रिलेटेड हो गया। मैग्नेटिक मेरिडियन में ही अर्थ का फील्ड होता है
और डिप सर्कल क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए भाई। डिप सर्कल ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल ऑफ डिप बताता है। जो क्या बताता है भाई, तो ये एंगल ऑफ डिप बताता है, ध्यान देना, एंगल ऑफ डिप बताता है ये। तो एंगल ऑफ डिप तो बताता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि जैसे वॉल क्लॉक होता है ना, वैसे ही वॉल क्लॉक है समझो। ये वॉल क्लॉक है, इसके पीछे समझो एक पेपर चिपका दिया हमने, इसका तुम चाहो तो प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। पीछे पेपर चिपका दिया, जैसे 1 2 3 4 लिखा रहता है क्लॉक में, वैसे ही इसमें भी पेपर चिपका दिया, उस पर नीडल लगाएंगे, वो नीडल अपना रोटेट कर सकता है। तो ये क्या होता है डिप सर्कल, वो थोड़ा सा समझे हम लोग। एक समझो कि ग्लास का एक बॉक्स है, उसमें ये लगा रखा है हमने, और इधर पीछे से जो हमारा ये पेपर शीट डाल रखा है वर्टिकल प्लेन में। ये कैसा प्लेन होना चाहिए भाई, ये तो वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। मैं डिप सर्कल बता रहा हूँ, तो ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है डिप सर्कल का प्लेन, इसको बोलेंगे डिप सर्कल का प्लेन। इज द प्लेन ऑफ डिप सर्कल, इज द प्लेन ऑफ डिप सर्कल। डिप सर्कल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ठीक है। इसमें क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री, यहाँ भी लिखते हैं 90 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो 30 डिग्री पे डायरेक्शन होगा, इसको लिखेंगे 30 डिग्री, इसको लिखेंगे 30 डिग्री। इधर भी इस तरह से आएगा 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है भाई। फिर उसी तरह से ये तो वर्टिकल है, दैट इज़ 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना है भाई, तो ये 60 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। तो ये भी हॉरिजॉन्टल से है 60 डिग्री पे, और ये वाला हॉरिजॉन्टल से है 90 डिग्री पे। मतलब ये सब जो हमने दिखा रखा है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल से एंगल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल से एंगल। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, इस लाइन के अलॉन्ग है तो 0 एंगल, ऐसे है तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा भाई, तो समझो कि एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, समझो वॉल पे हमने चिपका दिया ऐसे ये वाला चीज़, और इसके सेंटर पे हमने डाल दिया कंपास निडल। कंपास निडल का हमने निकाल लिया, कंपास निडल होता है ना, कंपास निडल होता है जिसमें एक निडल लगा होता है, उसको तोड़ के निकाल लिया, और वो निडल निकाल दिया, निडल निकाल करके और इसमें हमने डाल दिया, इसके सेंटर पे हमने निडल लगा दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, इसको जैसे ही निडल लगाया हमने, तो ये अपना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे अलाइनमेंट दिखाया, ऐसे अलाइनमेंट दिखाया, क्योंकि ये फ्री है इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने की। इसके सेंटर पे होल होता है, कंपास निडल जो होता है उसमें होल में पिन लगाया, पिन को ऐसे लगा दिया। अब ये इसमें रोटेट कर सकता है इस वर्टिकल प्लेन में, तो रोटेट करके ये बेचारा ऐसे अलाइन दिखा दिया। ये ऐसा तभी दिखाएगा जब यहाँ पे अर्थ का फील्ड ऐसे हो, अर्थ का फील्ड ऐसे है तो ऐसे दिखा देगा। इसका मतलब एंगल ये जो दिखाया ऐसे, तो यहाँ देखेंगे कि ये किस तरफ दिखा रहा है भाई, 30 डिग्री दिखा रहा है। इसका मतलब 31 डिग्री है एंगल ऑफ डिप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है भाई, तो यही तो एंगल ऑफ डिप है, इसलिए ये एंगल ऑफ डिप बताने वाला इंस्ट्रूमेंट बना। ठीक है भाई। अगर ये ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखाता तो बोलते ये है कि इसका मतलब अर्थ का फील्ड ऐसे है, तो 0 डिप। ऐसे हो जाएगा तो बोलेंगे -30 डिग्री एंगल ऑफ डिप है, ऐसे हो जाएगा -60 डिग्री एंगल ऑफ डिप, नॉर्थ वाला इधर हो जाए तो। और ये ऐसे हो जाएगा तो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप, कितने हॉरिजॉन्टल से डिप्ड है भाई, 60 डिग्री। ऐसे हो जाएगा तो 90 डिग्री डिप्ड है। इस तरह से बनता है। तो ये डिप सर्कल बना हुआ है। आपको क्या करना है, एक वर्टिकल प्लेन, उसमें चिपका दो कागज़ पेपर, और इसको ऐसे लगा दो कि ये वर्टिकल प्लेन में मूव कर सके। इसको पैक कर दिया, ग्लास लगा दिया सामने से, तो ये डिप सर्कल बन गया। अब ये डिप सर्कल रीडिंग बताता रहेगा, लेकिन ये ट्रू डिप तब बताएगा। अब इसके रिगार्डिंग जो है मैग्नेटिक मेरिडियन और एंगल ऑफ डिप सर्कल, ये प्लेन ऑफ डिप सर्कल, इन दोनों में रिलेशन है एक, क्या है वो समझने पड़ेंगे। तो देखो भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आ गया आंसर। चलो देखो भाई, सारे लोग समझने का कोशिश करें। अभी अगर ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ध्यान देना डिप सर्कल का रीडिंग जो दिखा रहा है ये करेक्ट ट्रू डिप होगा किसी प्लेस पे, जब डिप सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में कंसाइड करे। मतलब
अगर यही मैग्नेटिक मेरिडियन है, मान लो इसको छोड़ो, अभी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसी प्लेन में डिप सर्कल डाल दें, डिप सर्कल का प्लेन भी कॉन्साइड करें तो जो रीडिंग हो, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में तो फील्ड होता है अर्थ का फील्ड, और डिप सर्कल भी इसी प्लेन में, तो इसका इंडिकेटर जो है डिप सर्कल का वो बता देगा कि कितना ट्रू डिप है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है वो बता देगा। अगर ये कॉन्साइड कर गया मैग्नेटिक मेरिडियन से डिप सर्कल का प्लेन, अब डिप सर्कल का प्लेन है मान लो ये है ऐसे, इसको आप बनाने के लिए एक कार्टून ले लो छोटा सा, और उसमें क्या करेंगे कि ये तो सब वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, 4 वर्टिकल प्लेन है, इधर ऐसे रख दिया, तो इस पर एक चिपका दिया, तो ये हो गया डिप सर्कल का प्लेन, इसी में लगा दिया निडल, ठीक है। तो अगर ये डिप सर्कल का प्लेन कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ का मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो बोर्ड का प्लेन ही मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैंने तो अभी डिप सर्कल का प्लेन इसी प्लेन के साथ रखा है, पैरेलल रखा है, तो ये करेक्ट रीडिंग देगा। लेकिन अगर मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे आ जाए, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है और इससे थीटा एंगल पे हमने रख दिया डिप सर्कल का प्लेन, ऐसे रख दिया डिप सर्कल का प्लेन, अगर इसमें रख दिया तो इसमें क्या होगा, इसमें रीडिंग कैसा दिखाएगा। पहले तो डिप सर्कल का प्लेन इससे कॉन्साइड कराया था, तब तो ट्रू डिप देता है, मान लो डिप एक्चुअल में डिप है मान लो 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री दिखा देगा। कब दिखाएगा, इफ प्लेन ऑफ डिप सर्कल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन coincide, then reading, ध्यान देना, then the reading डेल्टा डैश इज इक्वल टू दिस, यानी कि ट्रू डिप होगा वो ट्रू डिप बताएगा, जितना एंगल ऑफ डिप है उस टाइम पे जो उस प्लेस पे वो बता देगा। लेकिन अगर ये कॉन्साइड नहीं किया, तो अगर मान लो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये हमने प्लेन ऑफ डिप सर्कल, ये है प्लेन ऑफ डिप सर्कल, तो अगर ऐसा हुआ तो अब जो ये डिप दिखाएगा, क्योंकि डिप सर्कल के प्लेन में ही तो ये निडल, तो ये वाला तुम्हें 30 डिग्री के बदले में हो सकता है 40 डिग्री दिखा दे, हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री दिखा दिया, तो ये ट्रू डिप तो नहीं है। उसी प्लेस पे जब कॉन्साइड कर रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन से डिप सर्कल का प्लेन, तो वो 30 डिग्री दिखा रहा है, तो कॉन्साइड करने के कंडीशन में जब दिखाएगा 30 डिग्री, तो ये होगा ट्रू डिप। ये क्या है, तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा डैश, ये है एपेरेंट डिप। लग तो रहा है ऐसा एपेरेंट है ये, लेकिन ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप सर्कल का प्लेन कॉन्साइड नहीं किया है, इसलिए मैग्नेटिक मेरिडियन में कॉन्साइड करता, तो अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे हो, ध्यान देना, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे डिप सर्कल का प्लेन है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट याद रखो, समझ सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन में BH था, जो भी मैग्नेटिक मेरिडियन में जब होता तो BH होता, कुछ मैग्नेटिक मेरिडियन में कुछ तो BH था भाई, BH जो भी BH है, तो इस प्लेन में, जिस प्लेन में तुमने डिप सर्कल रखा है, थोड़ा सा अलग प्लेन में रखा है, मैग्नेटिक मेरिडियन से अलग प्लेन में रखा है थीटा एंगल पे, दोनों वर्टिकल हैं, दोनों ही वर्टिकल प्लेन है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। भैया वर्टिकल तो बहुत हो सकता है, ये भी सब तो वर्टिकल ही हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें कॉन्साइड किया तो ये रीडिंग दिखाया 30 डिग्री। जब इसको हमने कॉन्साइड नहीं किया, ऐसे कर दिया, थीटा एंगल पे आ गए, इससे थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पे, तो उस कंडीशन में अब ये 40 डिग्री दिखा रहा है, 45 डिग्री दिखा रहा है, तो ये ट्रू डिप थोड़ी ही हुआ, ट्रू डिप नहीं हुआ, तो ये अपेरेंट डिप है। ट्रू डिप और अपेरेंट डिप में क्या रिलेशन है, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, और इसी से सारा इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये अपेरेंट डिप जो होता है वो हमेशा ट्रू डिप से लार्ज होता है। तो तुम्हें अगर ट्रू डिप पता करना है, देखो अपेरेंट डिप हमेशा ग्रेटर देन ट्रू डिप होता है, ये ध्यान रखना। कैसे, तो अभी रिलेशन आएगा तो पता भी लग जाएगा। अगर आपने डिप सर्कल का प्लेन डाला, आपको आया मान लो 40 डिग्री, तो थोड़ा सा इसको घुमाओ डिप सर्कल का प्लेन, अब देखोगे कि 50 डिग्री आ रहा है, थोड़ा और घुमाओ, अब देखोगे 60 डिग्री आ रहा है, थोड़ा और घुमाया, ऐसे दिखाया, तो अब देखा कि 90 डिग्री अब दिखा रहा है, बिल्कुल प्ले ऐसे हो गया निडल 90 डिग्री। तो समझ लेना कि ये सब ट्रू डिप नहीं है। फिर आप और थोड़ा चेंज करो या इधर चेंज करो, तो देखोगे 60 डिग्री ऐसे किया, 50 डिग्री ऐसे किया, 40 डिग्री, और ऐसे जब बिल्कुल कॉन्साइड हो गया तो देखा कि 30 डिग्री कर रहा है। अब फिर उधर करने लग गए तो देखा कि अब 30 से फिर 40 होने लग गया।
फिर इधर किया 50 डिग्री। तो जब भी मैग्नेटिक मीडियन से 90 डिग्री पे होता है ऐसे डिप सर्कल का प्लेन, तो ये इंडिकेटर बिल्कुल 90 डिग्री दिखाता है। मतलब समझो, डेरिवेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन बताऊंगा, अभी रिजल्ट तुम्हें थोड़ा दिखा रहा हूँ समरी, कि जब डिप सर्कल का प्लेन कॉन्साइड करता है मैग्नेटिक मेरिडियन से, तब जो ये डिप दिखाता है दैट इज ट्रू डिप। दूसरे किसी भी एंगल पे हम लोग रखेंगे तो वो ट्रू डिप से ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, और बिल्कुल मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर में रख दोगे तो बिल्कुल 90 डिग्री दिखाएगा। वही पूछा गया है इसमें। ये रिजल्ट है, कैसे आया वो अब देखेंगे। तो जो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन में जो BH होता है, मान लो 0.4 गॉस, तो जब डिप सर्कल का प्लेन इधर हो जाए तो इसका इधर वाला कंपोनेंट दिखाएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट दिखाएगा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो इस पर परपेंडिकुलर डालो और ये थीटा एंगल है तो ये मिलेगा तुम्हें। यानी कि अब इस कंडीशन में न्यू डिप सर्कल जब ये थीटा एंगल बना रहा हो, अगर थीटा है हमारा जो कि 0 नहीं है, दोनों के बीच में एंगल अगर 0 होता है, डिप सर्कल यहाँ पे थीटा क्या है 0, डिप सर्कल का प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन दोनों कॉन्साइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रू डिप। थीटा 0 नहीं है, अगर मीन्स दोनों सेम प्लेन में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो BH डैश, ये जो BH डैश है, ये वाला BH डैश मीन्स जब उधर था मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप सर्कल था तब तो उसने BH 0.4 दिखाया, लेकिन इधर आएंगे तो इसका कम हो जाएगा। कितना, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वही दिखाएगा, BH cos थीटा, BH cos थीटा ही दिखाएगा ये, क्योंकि उसका इतना ही इफेक्ट इस पे चलेगा। खुद सोचो, डिप सर्कल की तरफ अगर मान लो डिप सर्कल की तरफ 0.4 गॉस है, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हमारा 0.4 है, वर्टिकल कंपोनेंट 0.3 है, तो 0.4 है इस डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड ऐसे है मान लो, या फील्ड ऐसे है, अगर फील्ड ऐसे है अर्थ का फील्ड, तो इधर वाला कंपोनेंट 0.4 है, इधर वाला कंपोनेंट 0.3 है, तो 0.4 ये इस पे दिखा रहा है, ठीक है, इस पे दिखा रहा है 0.4। तो क्या मैं डिप सर्कल का प्लेन इधर कर दिया तो क्या ये इधर भी 0.4 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। 0.4 तो इधर था, इधर कितना होगा, तो इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा वही। अब इससे परपेंडिकुलर 90 पे रख देंगे तो ये 0.4 इधर था, इधर कुछ नहीं है, इधर 0 है, तो इसलिए इस BH का जो यहाँ इफेक्ट आएगा वो उतना ही दिखाएगा रीडिंग, इसलिए BH डैश इज BH cos डेल्टा, BH डैश इज BH cos डेल्टा। समझ गए बात? अब जरा देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा और अगर डायग्राम को, चलो ये समझ गए, BH जितना था उसका कंपोनेंट BH डैश BH cos थीटा दिखाएगा, और एक और कंपोनेंट जो हम लोग BV दिखाना चाह रहे हैं, BV डैश क्या होगा, तो BV डैश वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट पे इसका प्रोजेक्शन लोगे तो इसका कंपोनेंट देखोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट उतने का उतना ही रह जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज होता, इसलिए BV डैश BV ही रहता है, BV डैश BV ही रहता है। इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए मैं इस डायग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। देखो BH ये था, बहुत अच्छा, BV ये था, ये भी बहुत बढ़िया, और ये था तुम्हारा एंगल ऑफ डिप। किसमें भाई? जब मैग्नेटिक मेरिडियन में ही जब प्लेन था, तो ये जो ग्रीन से दिखाया मैंने वो जब डिप सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में होता, ये वाला है डिप सर्कल का प्लेन जब मैग्नेटिक मेरिडियन में है तो ये दिखाया। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि जब ये हम लोग डिप सर्कल का प्लेन जब इसमें लाए तो क्या दिखा रहा है, तो इसमें दिखा रहा है ये BH डैश, क्योंकि इधर वाले का कंपोनेंट इस पे लेंगे तो ये BH डैश होगा, लेकिन इसका कंपोनेंट जब इस पे लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, मीन्स BV डैश उतना ही होगा, क्योंकि वर्टिकल यहाँ पे 5 मीटर है, तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे वर्टिकल में तो वो भी तो 5 ही आएगा, 5 का 5 पूरा का पूरा आएगा। लेकिन ये जो डंडा रखे हुए ऐसे BH, तो उसका कंपोनेंट दूसरे वाले में तो उसका कंपोनेंट आएगा सिर्फ ये, इसका ये वाला सिर्फ कंपोनेंट आएगा, इसलिए ये वाला BH डैश और ये वाला BV डैश विल रिमेन सेम वैल्यू का है, और ये तुम्हारा बनेगा, ये है अपैरेंट डिप डेल्टा डैश। BH हमारा BH cos थीटा हो जाएगा, बट BV हमारा उतना ही वैल्यू का होगा। और अब ये डिप सर्कल का प्लेन अब यहाँ आ चुका है, इस वाले में है डिप सर्कल का प्लेन, तो अब रीडिंग ये डेल्टा डैश दिखा रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि tan डेल्टा डैश दैट इज
अपेरेंट डिप, ये डेल्टा डैश क्या है भाई, तो यही अपेरेंट डिप है, यही रीडिंग है, अपेरेंट डिप जो कि हमारा रीडिंग भी है, जो कि रीडिंग भी है। तो tan डेल्टा डैश क्या होगा, तो tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू बी वी डिवाइडेड बाई बी एच, डैश डैश वाला चलेगा, ये वाला है डैश, डिप सर्कल का प्लेन है ये, ठीक है भाई, ये वाला हो गया तुम्हारा प्लेन ऑफ डिप सर्कल। पहले इसमें था, इस एक ही प्लेन में था, मैग्नेटिक मेरिडियन जब कंसाइड कर रहा था, अभी मैग्नेटिक मेरिडियन से ये थीटा एंगल पे आ गया, ये थीटा एंगल पे आ चुका है, तो उस कंडीशन में देख रहे हो बी वी डैश और ये बी एच डैश। अब मैं लिखूं इसको, ये क्या होगा भाई रिलेशन, तो tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू बी वी डैश को तो बी वी ही लिखेंगे, बी एच डैश को लिखेंगे बी एच कॉस थीटा, क्योंकि बी एच डैश था बी एच कॉस थीटा। अब बी वी अपॉन बी एच को बोलते हैं tan डेल्टा, जो कि ट्रू डिप था, बी वी अपॉन बी एच ही तो tan डेल्टा था, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, तो cos थीटा आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अपेरेंट डिप दैट इज रीडिंग एंड ट्रू डिप। कौन सा रिलेशन, tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा ट्रू डिप वाला डिवाइडेड बाई cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ डिप सर्कल एंड प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये है रिलेशन इन दोनों में, ये आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि सीबीएसई के कोर्स में वैसे नहीं आता, लेकिन पूछ दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ, एंट्रेंस में पूछ सकता है, तो कोई बात नहीं, आप समझ गए ये बात। तो ये रिलेशन है बिटवीन अपेरेंट डिप एंड ट्रू डिप। अब तुम खुद सोचो कि अगर थीटा 0 है तो थीटा 0 cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा, यानी डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा, मीन्स रीडिंग ट्रू डिप का बताएगा। अगर थीटा का वैल्यू कुछ और हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री, तो जब 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा तो ये हाफ बन जाएगा, हाफ बन जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मीन्स मैग्नेटिक मेरिडियन से डिप सर्कल का प्लेन 90 डिग्री में ला दें, तो जब 90 डिग्री रख दोगे cos 90 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब डेल्टा डैश 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये रिलेशन तुम्हें बताएगा if theta equal to 0 means dip circle का plane और magnetic meridian सेम एंगल में है, theta is equal to 0 डिग्री, then डेल्टा डैश जो रीडिंग आएगा, जो डेल्टा डैश रीडिंग है, then डेल्टा डैश will be equal to dip, टोटल जो ट्रू डिप है वही हमारा अपेरेंट डिप होगा। if theta is equal to 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में जब थीटा 90 डिग्री होगा तो tan डेल्टा डैश इनफाइनाइट हो जाएगा, कि tan 90 cos 90 तो हमारा 0 होता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि डेल्टा डैश का वैल्यू 90 डिग्री होगा, सो रीडिंग विल बी 90 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का मीनिंग है। ए डिप सर्कल इज एट राइट एंगल, डिप सर्कल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, डिप सर्कल का प्लेन इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, देन द अपेरेंट डिप विल बी 90 डिग्री। तो अपेरेंट डिप 90 डिग्री होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो थीटा जब 0 होता है तो ये वाला cos थीटा हमारा मैक्सिमम होता है, cos थीटा जो cos 0 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है, तो जब 0 होगा तो ये 1 होगा, बाकी के लिए ये cos थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा तो लेस देन 1 होगा। देखो एक चीज़ और मैं रिलेशन यहाँ दिखा दूँ, यहाँ से आया क्या भाई, तो cos थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू tan डेल्टा डिवाइडेड बाई tan डेल्टा डैश, cos थीटा इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा डैश। हमें पता है क्या भाई, यही कि cos थीटा का वैल्यू हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए cos थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा डैश इज लेस देन इक्वल टू 1। It means tan डेल्टा is less than equal to tan डेल्टा डैश, इसलिए डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा डैश। इट मीन्स हमेशा अपेरेंट जो रीडिंग है वो ट्रू डिप से ज़्यादा ही आएगा, रीडिंग हमेशा ट्रू डिप से ज़्यादा आएगा। इसलिए अगर ट्रू डिप आपको निकालना हो तो जनरल मेथड क्या होता है भाई, तो मेथड ये होता है कि भैया डिप सर्कल का प्लेन डाल दो और रीडिंग देख लो,
रीडिंग देखोगे तो तुम्हारा अपरेंट डिप भी हो सकता है, ट्रू डिप भी हो सकता है। तो इसको क्या करो, अभी आया है 40 डिग्री, घुमाओ, देखो 40 से 35 हो गया तो समझना सही जा रहे हो, 35 से मान लो थोड़ा और डिक्रीज हो गया, सही जा रहा है भाई, अब तो 31 आ गया, और इधर किया देखा 28 आ गया, और किया तो देखा 28 से 29 होने लग गया। इसका मतलब थोड़ा इधर लाओ, 29 से थोड़ा इधर किया 28.5 आया, थोड़ा इधर किया 28 आया, फिर थोड़ा इधर किया 30 आने लग गया। तुम्हें 28 पे पकड़ना है। मिनिमम एंगल ऑफ डिप वही है ट्रू डिप। दूसरे ट्रू डिप हो गया, मिनिमम एंगल ऑफ डिप मतलब ट्रू डिप। और इस कंडीशन में जब मिनिमम एंगल ऑफ डिप रीडिंग दिखा रहा है, मिनिमम रीडिंग दिखा रहा है, उस कंडीशन में ये जो डिप सर्कल का प्लेन है वही इस प्लेस के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, तभी कॉन्साइड हुआ है और मिनिमम डिप बता रहा है, वही ट्रू डिप है। दूसरा एंगल करोगे एंगल ज़्यादा होगा और वो कॉन्साइड नहीं कर रहा होगा। इसलिए ट्रू डिप मेजर करने के लिए लैब में पूछ दिया जाएगा, अच्छा भाई बताओ वाइवा में कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे ट्रू डिप क्या है? आप बोलोगे डिप सर्कल दे दो एक, पता लग जाएगा। तो कैसे पता लग जाएगा? वो तो अपरेंट डिप तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो डिप सर्कल का प्लेन को मैं चेंज करूँगा, रीडिंग देखता जाऊँगा। जब मिनिमम आएगा उसके बाद इधर करें तब भी बढ़ने लग जाए डिप, इधर करें तब भी बढ़ने लग जाए, तो जो मिनिमम डिप वाला पोजीशन होगा यही मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करने का भी एक मेथड होगा, और इस मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप को यहाँ का ट्रू डिप बोलेंगे। और इससे परपेंडिकुलर ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है मिनिमम है, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दोगे तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? परपेंडिकुलर करोगे तो BH 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर करने पे BH ही 0 हो जाएगा। BH 0 हो जाएगा तो क्या होगा भाई? तो जब BH 0 हो गया, BH ही 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा मतलब 90 डिग्री। इसलिए ये रिलेशन बिटवीन ट्रू डिप एंड अपैरेंट डिप याद रखना है। अपैरेंट डिप डिप सर्कल हमेशा बताता रहता है, वही अपैरेंट डिप ट्रू डिप हो जाता है जब वो मिनिमम वैल्यू का होता है और उस कंडीशन में कॉन्साइड करता है। तो मैंने ऊपर लिख दिया, इफ प्लेन ऑफ डिप सर्कल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन कॉन्साइड देन द रीडिंग डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा डैश का मिनिमम वैल्यू, रीडिंग का मिनिमम वैल्यू, और वही है ट्रू डिप। और ऐसे कंडीशन में मैग्नेटिक मेरिडियन एंड डिप सर्कल का प्लेन कॉन्साइड किया हुआ है और ये मिनिमम डिप है। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? बोलो भाई क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर हो गया, एकता यहां तक क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो भाई, डिप सर्कल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन देन द अपैरेंट डिप विल बी 90 डिग्री। आंसर में देखो, द अपैरेंट डिप इज 90 डिग्री व्हेन द डिप सर्कल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो भैया ये हम लोग समझ चुके हैं। अब क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और तुम्हें रिलेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है कई बार, वो भी तुम्हें दिखा देता हूं। हमने क्या किया, मैग्नेटिक मेरिडियन था ये, मान लो, ध्यान देना ये चैप्टर जो अर्थ मैग्नेटिज्म है ना, बिल्कुल ये विजुअलाइजेशन वाला है, इसमें थोड़ा 3 डायमेंशनल होना जरूरी है। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसमें डिप सर्कल जो रीडिंग आया वो मिनिमम रीडिंग आया, और वो मिनिमम रीडिंग क्या आया, मान लो 31 डिग्री आया। तो यही हमारा ट्रू डिप है, यही हमारा ट्रू डिप है, मतलब ट्रू एंगल ऑफ डिप है जो एक्चुअल है, एक्चुअल डिप। तो क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्या आता है भाई? तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन से हमने थीटा एंगल पे, जो अभी देख रहे थे हम लोग, थीटा एंगल पे अगर हम लोग डिप सर्कल का प्लेन रखें, तो उस कंडीशन में जो हमारा रीडिंग आएगा डेल्टा डैश, इसको मैं डेल्टा 1 बोलूं, डेल्टा डैश को मान लो मैंने डेल्टा 1 बोला, तो ये टैन डेल्टा 1 कितना होगा भाई? तो टैन डेल्टा 1 होगा टैन डेल्टा अपॉन कॉस जो भी थीटा हो। तो मान लो ये थीटा 1 एंगल पे हमने लिया, तो कॉस थीटा 1 एंगल पे अगर लेंगे
डिप सर्कल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर हमारा θ1 एंगल पे लिया, मान लो 30 डिग्री पे लिया, तो ये है रिलेशन। इस कंडीशन में जो Δ1 आएगा हमारा एंगल ऑफ डिप रीडिंग, वो ये होगा, ये रीडिंग वाला है, ये ट्रू डिप है। ठीक है भाई, तो इसी को मैंने बोला, इसी को यहाँ पे बोलेंगे ट्रू डिप डेल्टा। अब क्या किया जाए, तो एक रीडिंग तो आपको θ एंगल पे लेना है और दूसरा एंगल जो लेना है, दूसरी बार डिप सर्कल को हम लोगों ने उधर कर दिया सर्टेन एंगल पे, और ये जो एंगल लिया हम लोगों ने इस बार वो लिया मान लो θ2 पे उधर। और जो θ2 क्या है भाई, तो ये अगर ये θ2 और θ1 दोनों आपस में अगर 90 डिग्री हो जाएं, हो सकता है भाई कि इससे हमने θ60 डिग्री उधर लिया, 30 डिग्री इधर लिया, या उधर 30 लिया इधर 60 लिया, तो θ2 अगर मैं 90 डिग्री माइनस θ1 ले लूँ, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए जब ट्रू डिप आए, इसके लिए जब अपरेंट डिप आएगा tan Δ2, तो वो क्या आ जाएगा भाई, तो वो आएगा tan डेल्टा अपॉन cos θ2। और cos θ2 क्या है भाई, tan डेल्टा cos θ2 क्या है भाई, तो ये जितना पहले वाला था वो 90 डिग्री माइनस θ1 है। अगर ये हो, ध्यान देना, ये है tan डेल्टा डिवाइडेड बाई cos 90 माइनस θ1। ये कब भाई, अगर हमने डिप सर्कल ऐसे दो ओरिएंटेशन पे रखा है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक बार जो रीडिंग लिया हम लोगों ने डिप सर्कल में, अब उसको बिल्कुल 90 डिग्री पर रिवर्स कर दें। एक बार रीडिंग लिया हमने जिस भी एंगल पे जो भी हुआ हो, डिप सर्कल कहीं रखा हमने, भैया कोई भी एंगल हुआ होगा, अब उसको बिल्कुल 90 डिग्री से रोटेट कर दें, तो ये कंडीशन बन जाएगा। जो भी θ1 एंगल बना था उससे 90 डिग्री पे रोटेट करके तब डिप सर्कल में एंगल लिया और रीडिंग लिया, दो रीडिंग आया। तो Δ1 पूछा जाता है रिलेशन, रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिलेशन एमंग Δ1 एंड Δ2। Δ1 है θ1 एंगल पे, Δ2 है θ2 एंगल पे, और θ1 प्लस θ2 क्या है 90 डिग्री। मीन्स टू रीडिंग्स आर टेकन, वन एट आर्बिट्ररी एंगल, आर्बिट्ररी डिप सर्कल, और दूसरा बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल घुमा के। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, तो इसमें रिलेशन आता है cot स्क्वायर Δ1 प्लस cot स्क्वायर Δ2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे, तो देखो भाई, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से बोलें तो यहाँ से निकला ये sin θ1, sin θ1 निकला, क्या निकला sin θ1 भाई, ये है sin θ1 इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन tan Δ2, tan डेल्टा अपॉन tan Δ2, ऐसा मिलेगा sin θ1 यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ से cos θ1 मिलेगा, cos θ1 क्या मिलेगा, cos θ1 मिल जाएगा हमें tan डेल्टा अपॉन tan Δ1, tan डेल्टा अपॉन tan Δ1, और वहाँ से हमें sin θ1 मिला, यहाँ से cos θ1 मिला, दोनों के स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 होना चाहिए। तो आपको पता है कि sin स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1 इज इक्वल टू होता है 1। sin स्क्वायर θ1 मतलब tan स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर Δ2 प्लस cos स्क्वायर θ1 मीन्स हो गया tan स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर Δ1 इज इक्वल टू 1 होना है। इसलिए यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया क्या भाई, तो tan स्क्वायर Δ2 tan स्क्वायर Δ1, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, tan स्क्वायर डेल्टा को कॉमन लेके इधर ले आते हैं, इट मीन्स हो गया tan स्क्वायर Δ1 को इधर हम लोग कॉमन लेके इधर ले आते हैं, तो बोल सकते हैं भाई 1 अपॉन tan स्क्वायर Δ2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर Δ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। और जब वो लिख सकते हैं तो वहाँ से मैं लिखूँगा cot स्क्वायर Δ2 प्लस cot स्क्वायर Δ1
इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये है रिलेशन। डायरेक्ट इस पे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इफ़ रीडिंग डेल्टा 1 एंड रीडिंग डेल्टा 2 corresponds to 2 reading when dip circle plane is mutually perpendicular. For 2 orientation of dip circle which is mutually perpendicular, we have 2 reading delta 1 and delta 2. What will be the relation between ट्रू डिप? चाहे ट्रू डिप निकालने को बोल दे तो भैया ट्रू डिप निकाल लेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, इसी से निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन है, याद रखने हैं। कई बार ये डायरेक्ट ऑप्शन में तुम्हें दिखेगा। करना क्या है, एक बार डेल्टा 1 देखा थीटा 1 एंगल पे, एक बार 90 माइनस थीटा 1 पे देखा, तो 90 माइनस थीटा 1 पे डेल्टा 2 देखा। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है। कोई बात नहीं भाई, एक में से साइन थीटा मिलेगा, एक में से कॉस थीटा मिलेगा, और इस तरह से स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा ये रिलेशन। तो ये रिलेशन भी रेडीमेड क्वेश्चंस के लिए याद रखने हैं। तो आज आपको समझ में आया कि ट्रू डिप और अपैरेंट डिप में क्या रिलेशन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको हटा रहा हूँ भाई, आगे बढ़ा जाए। हो सकता है वो क्वेश्चन आपका डाउट बना हो, तो फिलहाल तो 90 डिग्री पे। चलो अब जरा देखें। चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। If a magnet is suspended at an angle of 30 डिग्री to the magnetic meridian। अच्छा भाई, मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पे। मतलब वही हो गया, समझो कि डिप सर्कल का प्लेन 30 डिग्री पे, वहाँ उसमें कंपास निडल है, एक निडल है, मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा भाई, तो रियल डिप क्या होगा? ये उसी रिलेशन पे आ गया क्वेश्चन। देखो इनडायरेक्टली क्या लिखा है इसने कि ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया है, मैग्नेट को सस्पेंड किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पे हमने सस्पेंड किया, मतलब इस वाले प्लेन में सस्पेंड किया। इसी प्लेन में ये रहेगा, ये मैग्नेट ऐसे सस्पेंडेड है और इसको फ्री है, ये इसी प्लेन में इधर उधर जो भी अपना ओरिएंटेशन रखना चाहे रख सकता है। ठीक है भाई, तो इसी में ये ओरिएंटेशन रख सकता है, मीन्स इसी प्लेन में ये कन्फाइंड है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब इस हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये डेल्टा डैश जो रीडिंग है वो है 45 डिग्री। ये ट्रू डिप नहीं है 45 डिग्री, ये तो भैया इसमें है। समझो कि डिप सर्कल का प्लेन बन गया। ये इनडायरेक्टली डिप सर्कल ना बोल करके ये मैग्नेट बोल रहा है कि मैग्नेट हमने इस वाले प्लेन में किया है जो कि इससे 30 डिग्री बना रहा हो। 30 डिग्री ये है, समझो डिप सर्कल का प्लेन, इसी में ये मूव करना चाह रहा है, इसी में ये मूव करेगा मैग्नेट। तो रियल डिप क्या है? तो इसका मतलब तुम्हारा ये हो गया कि अपैरेंट डिप इज 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तुम्हें निकालना है ट्रू डिप। तो रिलेशन पता है तुम्हें, tan डेल्टा डैश होता है क्या भाई? तो tan डेल्टा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे क्या है भाई? तो ये tan 45 डिग्री है क्योंकि तुम्हारा रीडिंग जो है 45 डिग्री का है। दिस इज इक्वल टू tan डेल्टा जो तुम्हें निकालना है और cos 30 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई कि tan डेल्टा कितना हुआ। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री 1 और cos 30 डिग्री है √3/2। इसलिए डेल्टा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया भाई? तो एंगल ऑफ डिप हो गया tan इनवर्स √3/2। tan इनवर्स √3/2 इज द वैल्यू ऑफ ट्रू डिप। tan इनवर्स √3/2, tan इनवर्स √3/2 ये मिल जाएगा हमें ट्रू डिप। ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 45 डिग्री तो उसी को बोल देंगे ये 45 डिग्री, जबकि ट्रू डिप कितना था? वो कम था, tan इनवर्स √3/2। क्लियर है? तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, tan इनवर्स √3/2। ठीक है भाई। तो ये देखो मिल गया, tan ये सब कर दिया, आया क्या? √3/2। क्यों? क्योंकि इसने क्या लिखा कि tan phi यानी tan डेल्टा डैश BV/BH, और BH क्या लिखा? BH cos अल्फा, BH cos थीटा, वही BH cos थीटा। तभी इसी को तो बोलते हैं tan डेल्टा
tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा डिवाइडेड बाई cos थीटा। वही है, रख दिया, वैल्यू मिल गया। ठीक है भाई, रिलेशन याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है अब। ए मैग्नेटाइज्ड थीन रॉड, मैग्नेटाइज्ड थीन रॉड मतलब मैग्नेट बना हुआ रॉड, मैग्नेटाइज्ड थीन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक मोमेंट M। एक मैग्नेट जो मैग्नेटाइज्ड है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट है, नॉर्थ साउथ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है और इसका लेंथ L है। ठीक है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। अच्छा भैया, इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया। ठीक है भैया, बेंट कर दो ऐसे, इस तरह से इसको हम लोगों ने बेंड कर दिया। पहले हमारा ये रॉड था, वायर था, वायर बोले रॉड बोले की बात है, इस तरह से था हमारा L लेंथ का, इसको हम लोगों ने इस तरह से बेंड कर दिया। तो भैया जब तक बोला ना जाए तब तक हम लोग जियोग्राफिक लेंथ, इसका ज्योमेट्रिक लेंथ को ही हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ भी समझते हैं। तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ को एंड में समझा जाता है। तो अभी क्या हो गया भाई, तो अभी हो गया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अभी ये नॉर्थ यहाँ आ गया, ये साउथ यहाँ आ गया, और ये जो L लेंथ है वही ये वाला L लेंथ है, लेंथ तो वही उसी को बेंड किया है। अगर ये R रेडियस का सेमी सर्कल बनाया तो L इज इक्वल टू पाई R, क्योंकि ये पाई R है, 2 पाई R पूरा होता है लेकिन पाई R लेंथ इज L। सो रेडियस का वैल्यू कहीं ज़रूरत पड़ा तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, निकालना क्या है, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, तो पहले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नॉर्थ मतलब प्लस M, साउथ मीन्स माइनस M। तो पहले का जो मैग्नेटिक मोमेंट है M0 मान लो, तो वो है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालने हैं तुम्हें, वो होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ तो ये है नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ तो यहाँ एक एंड पे आ गया, दूसरे एंड पे आ गया साउथ। तो अब तो L लेंथ नहीं है, अब तो ये वाला लेंथ है, मतलब कितना है लेंथ, 2R है। तो M इंटू 2 रेडियस, तो M इंटू 2 टाइम्स रेडियस का वैल्यू कितना था, L अपॉन पाई, ये है। तो M इंटू L को पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट बोलते थे, M इंटू L को पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट बोलते थे। तो M इंटू L को एक साथ रख दो, और M इंटू L को तो एक साथ रख दिया, और ये 2 अपॉन पाई रह गया, 2 अपॉन पाई रह गया अलग। इसलिए वैल्यू क्या हो गया, तो पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट इंटू 2 अपॉन पाई, 2M अपॉन पाई, 2M अपॉन पाई, ये रह गया मैग्नेटिक मोमेंट न्यू का वैल्यू। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा भाई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिक मोमेंट इसने भी निकाला भाई, देखो रेडियस का वैल्यू निकाल लिया इस तरह से, फाइनली 2M बाई पाई आ गया। चलो एक है केस स्टडी वाला। केस स्टडी वाला देखो भाई, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट तो 3 ही होता है, याद होगा, डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड BH। तो उसी के बारे में है, डायग्राम बना हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, पता ही है तुम्हें एलिमेंट के बारे में। 3 एलिमेंट होते हैं, BV, BH और B टोटल। अब देखो जरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, एक है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग डिक्लाइनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिक्लाइनेशन बोलते हैं। किसको, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो दूसरा डॉटेड है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं। इन सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, देन द एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस विल बी। निकाल लिया जाए भाई, निकाल लिया जाए। किसी प्लेस पे, ये सब तो है ही, जो डायग्राम आपको पता ही है। तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इज 1/√3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट, 1/√3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट BV। तो करना क्या है, देन द एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस, एंगल ऑफ डिप निकालना है। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप, डेल्टा है ये निकालना है। तो tan डेल्टा होता है भैया BV अपॉन BH। ठीक है भैया, तो BV और BH का वैल्यू 1/√3 BV। अच्छा भाई, तो इससे हमें मिलेगा भाई, तो BV कैंसिल हो गया, √3 आया। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू √3 आया। इसका मतलब डेल्टा कितना है भाई, तो 60 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप क्या हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो π/3, तो 60 डिग्री बोले तो π/3। तो ये वाला हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप, क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ था भाई,
जब ये रिलेशन दिया हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, तो बी वी अपॉन बी एच रखेंगे, बी वी तो है ही, बी एच हमारा ऐसे लिख देंगे, इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। 62 नंबर देखें, द एंगल ऑफ डिप, द एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ सोन बाई कंपास नीडल। ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ सोन बाई कंपास नीडल। कंपास नीडल जो नॉर्थ बताता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला बताता है। तो जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को डिक्लाइनेशन बोलते हैं। द एंगल बिटवीन द ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ सोन बाई कंपास नीडल, इस नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल को बोलते हैं डिक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन नहीं बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। हाँ, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या सिंपली डिक्लाइनेशन एक ही बात है। एंगल ऑफ मेरिडियन थोड़ी होता है, मैग्नेटिक पोल नहीं भाई। तो ये है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका भी बी, इसका भी बी। अच्छा, दोनों का बी आ गया। देखो tan डेल्टा π/3 मिल गया भाई, √3 आया था। और एंगल बिटवीन द ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड द नॉर्थ सोन बाई कंपास नीडल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और सिंपली डिक्लाइनेशन। कोई बात नहीं है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63, 64 जरा इसको देखा जाए। द एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली आर। एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड एट इक्वेटर। तो भैया पोल पे मतलब ये जो मैग्नेट रखा गया है, समझा गया है, इसका ये पोल नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। जियोग्राफिक है साउथ और ये है जियोग्राफिक साउथ, ये है मैग्नेटिक साउथ। लेकिन जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ ये होता है, उसका साउथ ये होता है। याद रहे, जहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ है वहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, लेकिन मैग्नेट उल्टा रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। द एंगल ऑफ डिप एट द पोल, तो पोल मतलब ये पोल, इस पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? तो भैया इसका तो ऐसे चलता है फील्ड, बिल्कुल चलता है ऐसे, इस तरह से चलता है भाई। ठीक है, तो पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। पोल पे तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा? 90 डिग्री होगा। पोल पे पहुंच गया, तो पोल पे द एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड एट इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है, क्योंकि पैरेलल होता है, अर्थ के सरफेस से पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, अर्थ का सरफेस ऐसे और इस पे परपेंडिकुलर। तो डिप एट पोल 90 डिग्री और एट इक्वेटर 0, तो 90 कर देंगे। ठीक है भाई। 64, ए कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कंपास नीडल अलाउड होता है इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक पोल। जियोमैग्नेटिक पोल यहाँ लेके चले गए कंपास नीडल को, और कंपास नीडल को बोला कि हॉरिजॉन्टल में ही रहना भैया, तो क्या करेगा? टेकन टू जियोग्राफिक पोल, जियोमैग्नेटिक पोल पे लेके, विल बिकम रिजिड स्विंग नो मूवमेंट, विल स्टे इन एनी पोजीशन। मतलब कंपास नीडल जो लेके गए, जो इसमें फ्री है, हॉरिजॉन्टल में फ्री है मूव करने को, उसको ऐसे वाले फील्ड में लेके चले गए। अर्थ का फील्ड ऐसे है, तो ये तो भैया ऐसे ही लाइन होना चाहेगा। अगर सस्पेंड कर दो तो ये ऐसे हो जाए, सस्पेंड कर दो इसको तो ऐसे हो जाए, क्योंकि फील्ड ऐसे है। अब इसको तुम बोलो नहीं भैया तुम्हें इसी में रहना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहना है, तो ये तो ऐसे उठना चाहेगा, ऐसे होना चाहेगा। उसके ऊपर तुम ग्लास रख दियो, ऊपर उठ नहीं ना पाओ, तो क्या होगा? इसमें फंसेगा। ये तो ऐसे फ्री है, ये कंपास नीडल इज फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन इसको अब अपने वर्टिकल वाले फील्ड में डाल, तो ये तो ऐसे होना चाहेगा, जो कि ये ग्लास इसको रोकेगा। ना इधर होना चाहेगा ना इधर, ये तो ऐसे होना चाहेगा, ऐसे होना चाहेगा, इसको ग्लास रोकेगा। तो इट विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट। तो ये मूवमेंट नहीं दिखा, ग्लास के ऊपर से तुम देखोगे कोई मूवमेंट नहीं है, ये तो भैया ऊपर जाना चाह रहा है ऐसे, ये ऐसे ऊपर उठना चाह रहा है, ऐसे करना चाह रहा है। तो ये वाला बात बोलना ठीक है। इट विल स्टे इन एनी पोजीशन, ये भी बात कुछ हद तक ठीक है कि अगर ऐसे है तो ऐसे ही उठना चाहेगा, ऐसे है तो ऐसे ही आर्बिट्ररी में, जहाँ है एक्चुअली वहाँ फिक्स रहना चाहेगा। तो दिखेगा हमें कहीं भी ओरिएंटेड, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल में फिक्स है, जाना चाह रहा है ऊपर। तो विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट। ठीक है। विल स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नहीं भैया नॉर्थ साउथ तब होता है जब BH होता है, BH है ही नहीं तो कौन नॉर्थ साउथ कराएगा। विल स्टे इन ईस्ट वेस्ट, ना, किसी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल इसका है ही नहीं फेवरेबल, इसको वर्टिकल होना है, वर्टिकल होना चाह रहा है, ग्लास रोक रहा है, ऊपर जाने नहीं दे रहा है। इधर है तो यहीं से वर्टिकल, इधर है तो यहीं से वर्टिकल, इधर से तो यहीं वर्टिकल, तो ये इट विल बिकम रिजिड स्विंग नो मूवमेंट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तुम ऐसे करना चाह रहे हो।
तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 65 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले तो ये देख लिया, इसका ए हो गया और इसका हमारा डी हो गया। 63 का डी, 64 का ए, 63 का डी, 64 का ए, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इसका तो हो ही गया, डिप जो है 90 डिग्री। कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक प्लेन, जियोमैग्नेटिक पोल, इट विल स्टे इन एनी पोजीशन एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज बिकम्स जीरो। तो वो तो भाई जीरो रहता है, इसलिए वो किसी भी डायरेक्शन में रख के ऊपर होना चाहेगा, इसलिए मूवमेंट नहीं दिखा पाएगा। किसी भी पोजीशन में रख के ये ऊपर उठना चाहेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब जरा देखते हैं लास्ट ऑप्शन 64 तक देख लिया था। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लिया जाए। द मैग्नेटिक डिप इज जीरो, मैग्नेटिक डिप इज जीरो कहाँ भाई? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। नहीं भैया, सेंटर ऑफ अर्थ पे तो मैग्नेट ही है, वहाँ जीरो होने का क्या मतलब? वो तो वैसे भी जब सेंटर की बात करोगे तो सेंटर पे तो मैग्नेट है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का कोई मतलब थोड़ी है यहाँ पे। मैग्नेटिक डिप डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स मैग्नेटिक पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे तो एंगल ऑफ डिप जीरो से, यहाँ जीरो है डिप, जीरो से यहाँ पे 90 डिग्री तरफ होगा, तो जीरो से 90 वाला चलेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा भाई। तो मैग्नेटिक डिप डिक्रीज नहीं होगा। मैग्नेटिक डिप इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स मैग्नेटिक पोल। इधर से इधर जाएंगे तो डेल्टा हमारा इंक्रीज हो रहा है, जीरो से इंक्रीज होते होते 90 डिग्री, इसलिए मैग्नेटिक डिप इंक्रीजेज, ये वाला करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैग्नेटिक डिप डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा, ऐसे बात तो नहीं है, वेरी करता है भाई, एंगल ऑफ डिप वेरी करेगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एट इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे जीरो है, पोल पे 90 डिग्री है, डेल्टा इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, बिल्कुल ठीक बात है भाई। चलो आज के क्लास का टाइम भी फिनिश हुआ, तो अभी मैं क्लास को एंड करना पड़ेगा और आपका टेस्ट का सीरीज में स्टार्ट करूंगा दिवाली के बाद। 2 चैप्टर रह गए हैं हम लोगों का, EMI और SC, उसके 2 वीक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और टेस्ट आपका शुरू करने जा रहा हूँ, टेस्ट बोर्ड ओरिएंटेड 2-3 टेस्ट कम से कम फुल सिलेबस का ले पाऊँ, तो आपका हेल्प करेगा ये बोर्ड के लिए, ठीक है।